हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले अंक में हमने गजल कवि दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई का अध्ययन किया था, साथ ही इसकी व्याख्या का भी अध्ययन किया था। आज उससे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आते हैं हमारे प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या उसका आशय किसी एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ छिपा है, निहित है? समझा कर लिखिए। छात्रों, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि गुलमोहर एक छायादार वृक्ष होता है और गर्मी से जब हम तपते हुए आते हैं तो हमें छाया प्रदान कर शांति प्रदान करता है। कवि ने प्रस्तुत गजल में पहले शेर में इस शब्द का यहाँ जिक्र विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया है। मनुष्य अपने घर में शांति तथा मानवीय गुणों से युक्त होकर यानी उनके साथ रहे, ऐसे हम सबको रहना चाहिए। और यदि उसे घर से बाहर रहना पड़े तो भी वह शांति और अपने भीतर व्याप्त अपने मानवीय गुणों के साथ उनको संजोकर संयमित करते हुए, बरकरार रखते हुए जीवन जीना चाहिए, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रह सके। और जब समाज व्यवस्थित रहेगा तो किसी प्रकार की कोई अराजकता समाज में नहीं फैलेगी, किसी प्रकार का कोई उपद्रव समाज में नहीं होगा, अशांति नहीं होगी। सेकंड प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है। चिरागा कहां तो तय था, चिरागा हर एक घर के लिए, और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ और काव्य की दृष्टि से या काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इनके क्या अर्थ हो सकते हैं? पहले शेर में चिराग शब्द पहली लाइन में बहुवचन रूप में प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ था बहुत सारी सुख सुविधाएं। अर्थात समाज में आजादी से पूर्व ये कल्पना की गई थी कि आजादी के बाद हमारे देश में हर घर में हर प्रकार की सुख और सुविधाएं, चिरागा यानी बहुवचन, सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। कहीं किसी तरह की कोई असंतोष का भाव किसी के मन में भी नहीं रहेगा। और दूसरी बार यही एक शब्द, यही चिराग शब्द एक वचन में प्रयुक्त किया गया है। इसका अर्थ है सीमित संसाधन, सीमित सुख सुविधाएं। यानी पहले में प्लूरल में आया है, बहुवचन में आया है, हर घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी, और दूसरे में कहा समाज में सीमित संसाधन सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। यानी प्रतीक रूप में यहां चिराग को सुख सुविधाओं के लिए प्रयोग में लाया गया है। और इस शब्द के कारण इस गजल में या गजल के पहले शेर में लाक्षणिकता का प्रभाव दिखाई देता है। कवि ने अपनी अनोखी कल्पना शक्ति या क्षमता का परिपक्व उदाहरण हमारे सामने चिरागा और चिराग शब्द का प्रयोग कर प्रस्तुत किया है। तीसरा क्वेश्चन है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहां दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर किया गया है? बहुत सरल सी बात है छात्रों, मैंने बताया था कि तीसरा, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। यानी ये लोग बड़े ही संतोषी स्वभाव के हैं। तीसरे शेर में कवि ने
ऐसे लोगों की ओर संकेत किया है या ऐसे लोगों की ओर इशारा किया है जो दीनहीन और उत्साहहीन लोग हैं। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही दीनहीन अवस्था में हैं, और मैं संतोषी भी कहूंगी उनको साथ में। उत्साह नहीं है कुछ भी करने का, कुछ प्राप्त करने, जो मिल गया उसी में हम तो संतुष्ट हैं। जो हर परिस्थिति में, चाहे सुख की स्थिति हो, दुख की स्थिति हो, आसानी से मिल जाए या फिर अभावपूर्ण जीवन ही क्यों ना हो, वो हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अन्याय का विरोध करना नहीं जानते। उनकी कहना चाहिए कि प्रतिरोधक क्षमता समाप्त, शक्ति है ही नहीं, वो समाप्त हो चुकी है। राजनेता या अन्य अफसरशाही शासकों के विरुद्ध ऐसी जनता किसी प्रकार का कोई प्रतिकार, प्रतिरोध, विरोध नहीं करती, बल्कि उस ओर से उदासीनता का दृष्टिकोण अपनाए बैठी रहती है और चुपचाप सारे शोषण बर्दाश्त करती रहती है। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर कहते हैं छंद। प्रस्तुत शेर में शायर और शासक यानी समाज में रहने वाले शायरों और शासकों के संबंध के विषय में स्पष्ट किया गया है। शायर या साहित्यकार सत्ता के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। इससे सत्ता को समाज में क्रांति न आ जाए या लोग जागरूक ना हो जाएं। जागरूक होंगे तो अपने अधिकारों के बारे में पूछेंगे, अपने हक के बारे में पूछेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो वो इसलिए आशंकित रहते हैं, उन्हें खतरा लगता है और वे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए या अपना बचाव करने के लिए शायरों की जुबान को सिलने का कार्य अर्थात उन पर रोक लगाने का कार्य, प्रतिबंध लगाने का कार्य करते हैं। जैसे गजल के छंद के लिए बंधन, सावधानी, शब्दों का चुनाव ये आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार शासकों के लिए भी अपनी सत्ता को नियमित रूप से, मैं नियमित शब्द का प्रयोग कर रही हूं, बार बार सत्ता प्राप्त करने की लोलुपता बनी रहती है, बरकरार रखने के लिए इस प्रकार के विरोध को, इस प्रकार के विपरीत परिस्थितियों का दमन करना आवश्यक होता है। जब मैंने आपको इन शेरों का भावार्थ स्पष्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि हर बार 25 जून को एक बात का जिक्र किया जाता है कि आपातकाल देश में लगा दिया गया था। ये वही बात है। यहां हम ये उदाहरण बिल्कुल सटीक मानते हैं कि हाँ ये उदाहरण है। उस समय भी अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यही न्यूज जो हम बताएंगे वही छपनी है। हालांकि आज तो मीडिया निरंकुश है, पर ये मेरी अपनी समझ है, मेरा अपना कहना चाहिए कि मत है, मैं ऐसा समझती हूं। आपका मत कुछ और इसके अतिरिक्त भी हो सकता है। इसके बाद गजल के आसपास दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है। मिजाज कहते हैं इस गजल का, कहना चाहिए कि इस तरह का प्रभाव दिखाई देता है, इस तरह का स्वभाव दिखाई देता है, इस तरह का चरित्र दिखाई देता है कि समाज में बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो। इस कथन पर हमें केवल अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आजादी से पूर्व हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उन्होंने ऐसा कदापि नहीं सोचा था कि आने वाला समाज यानी आजादी के बाद का समाज हमारा इतना भ्रष्टाचार युक्त होगा, समाज में इतनी रिश्वतखोरी होगी, इतनी अव्यवस्थाएं होंगी। ऐसे में कवि का ये मानना और ये सोचकर गजल को लिखना
कि मेरी गजल के द्वारा, मेरी लेखनी के द्वारा, मेरे लेखन के द्वारा लोगों को मैं जागरूक कर सकूंगा, समाज में क्रांति ला सकूंगा, ये स्वाभाविक है। ऐसा कदम हम सबको किसी भी अत्याचार, किसी भी शोषण के विरुद्ध उठाना अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा समाज इतना अव्यवस्थित हो जाएगा कि लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा। अक्सर एक बात सुनी जाती है कि हमारे समाज में अच्छे लोगों की संख्या तो अधिक है, परंतु वो किसी भी गलत बात का विरोध करना नहीं जानते। इसीलिए समाज में प्रबलता के साथ अत्याचार, अनाचार फैला पड़ा है, क्योंकि हम लोग वहीं के वहीं चुप होकर बैठ जाते हैं। फिर वही तीसरे शेर वाली बात आ जाती है कि संतोषी प्रवृत्ति के लोग हैं, उदासीन हैं। कहीं भी कोई अत्याचार हो रहा हो, अभी पिछले दिनों एक घटना हुई फरीदाबाद में, सबके सामने कॉलेज से बाहर निकलते एक लड़की को मार दिया गया। स्कूल से छात्राएं भी निकल रही थी, लोग भी, आवाजाही थी, आवागमन बरकरार था, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। यह गलत है। इसीलिए समाज में अव्यवस्था, अत्याचार, अनाचार, शोषण बढ़ रहा है। नेक्स्ट, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, यह ख्याल अच्छा है। दुष्यंत को की गजल का चौथा शेर, जिसमें खुदा नहीं न सही, पर हम सब ये अवश्य मानते हैं कि भगवान है, अल्लाह है, परमात्मा है, वही इस संसार को सुचारू व्यवस्थित रूप से चला रहा है। हालांकि हमको असुविधा लगती है, हम सबको, क्योंकि हमारी इच्छा के विरुद्ध एक भी कार्य हो जाता है तो हमें लगता है कि गलत हो गया है, भले ही थोड़ा आगे चलकर लगे कि नहीं ये सही हुआ है, पर फिर भी बहुसंख्य कार्य समाज में ऐसे हैं कि जो नहीं होने चाहिए और हो रहे हैं। परमात्मा, जिसकी केवल हमारे मन बुद्धि में कल्पना मात्र है कि भगवान है, उसका रूप आकार हमने गढ़ रखा है, उसके अस्तित्व को हम महसूस कर सकते हैं, हमें आभास होता है। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि निश्चय ही हमें यह आभास होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं परमात्मा है, और ये हम केवल अपने अनुभवों के आधार पर ही मान सकते हैं। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुख्य है, कि अपने को संतुष्ट रखने के लिए परमात्मा के अस्तित्व को मानना जरूरी है। स्वयं अपनी संतुष्टि के लिए, स्वयं की संतुष्टि के लिए। नेक्स्ट, यहां दरख्तों के साए में भी धूप लगती है। यह वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। जैसे, यह ऐसी अदालतों पर लागू होता है जहां इंसाफ नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्नांकित अधूरे वाक्यों को हम पूरा करेंगे। यह ऐसे रिश्ते नातों पर लागू होता है जिनसे हमें प्यार नहीं होता, केवल सामाजिकता के नाते निभाए जाते हैं। यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है जहां विद्या के नाम पर केवल अविद्या या केवल और केवल सीधा सीधा व्यवसायीकरण के कारण बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ाया ही कहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टीचर कोई बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अब वो क्या परोस रहे हैं वो डिपेंड करता है वहां के टीचर्स के ज्ञान के ऊपर, पर टीचर तो टीचर ही होता है। नेक्स्ट वाक्य है, यह ऐसे हॉस्पिटल्स पर भी लागू होता है जहां इलाज के नाम पर केवल बदले में रोग दिए जाते हैं, बीमारियां दी जाती हैं। यह ऐसी पुलिस व्यवस्था या अन्य जितना भी हमारा प्रशासनिक वर्ग है उन सब पर, या हम देश को चलाने वाले लोगों पर भी हम इस बात को आज नहीं कह सकते, आज से पूर्व में लागू कर सकते हैं कि जहां सुरक्षा मुहैया कराना, एक आम आदमी को सुरक्षित रखना या उसको सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं होता है। यह हमारा यहाँ अंक समाप्त हो जाता है। आज के अंक में हम इतना ही करेंगे और इसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर
जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे, उनके साथ एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आज के अंक में यहीं तक। धन्यवाद।